हेलो एवरीवन, आप सबका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी हैं और ये आज हमारा टेस्ट संख्या 17 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह परिस्थितियां जब विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण ब्याज दर में वृद्धि होती है तब निजी व्यय में और निवेश का भी पतन होता है। तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? हमारा पहला ऑप्शन है तरल संजाल, क्लाउडिंग आउट या विस्तार प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा क्लाउडिंग आउट। दोस्तों क्लाउडिंग आउट की स्थिति में विस्तारवादी राजकोषीय नीति के कारण ब्याज दर में वृद्धि होती है तब निजी व्यय विशेषकर निवेश में गिरावट आती है। यहाँ वह गलत लिखा है दोस्तों, तब निजी व्यय विशेषकर निवेश में गिरावट आती है। राजकोषीय विस्तार के कारण आय में वृद्धि होती है लेकिन ब्याज दरों में वृद्धि विस्तार को यह कम कर देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा जवाब इसका असत्य है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा, देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु संविधान में कोई अर्हता नहीं है। ये गलत है दोस्तों। राज्यपाल के लिए संविधान में अर्हताएं दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत जो है वो राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः राज्यपाल का नाम केंद्र निर्देशित होता है और अर्हताएं भी हमारे संविधान में राज्यपाल के लिए दी गई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु और उसके त्याग पर महाअभियोग या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर रिक्ति की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र किंतु किसी भी स्थिति में कितनी अवधि से पहले नए राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाना चाहिए? बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के अंदर मतलब नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। और जो दोस्तों इसी पदावधि में जो मान लो कोई भी राष्ट्रपति चुना जाएगा वो अपनी उस तारीख से अगले 5 वर्षों के लिए वो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए वो चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? जरा बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा, पहले हम फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, महान्यायवादी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसकी पदावधि संविधान में निर्धारित की गई है। दोस्तों ये गलत है क्योंकि निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति की प्रसाद प्रियतन पर महान्यायवादी का कार्यकाल डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, उससे भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तो दोस्तों ये सही है। उसे संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में या उसकी संयुक्त बैठकों में भागीदारी करने का अधिकार है। दोस्तों ये भी सही है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि महान्यायवादी जो है वो कार्यवाही में भाग तो ले सकता है लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता है। दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखना है, वो मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों में सम्मिलित तत्व है। बताइए 73वें संविधान संशोधन जो है हमारा वो हमारा उसके अंदर कौन कौन सी चीजें सम्मिलित की गई हैं? दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा, पंचायती राज प्रणाली के आधार के रूप में ग्राम सभा का प्रावधान है। क्या बात सत्य है? तो हाँ, ग्राम पंचायत के मतलब 73वें संविधान में पंचायती राज प्रणाली है, सही है। ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर की पंचायतों के लिए सभी सदस्यों को चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। ग्राम पंचायत या किसी स्तर की पंचायतों के अध्यक्ष का पद आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये एकदम गलत है क्योंकि हमारे पंचायतों के अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण का प्रावधान है और आपको याद होगा 1/3 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है? आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका कौन सा जवाब सही होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों हमारा, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के मध्य केवल अंतर इतना है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है परंतु राज्यपाल नहीं। तो दोस्तों ये एकदम गलत है। केवल इसमें दिया गया है, देखिए इसमें क्या लिखा है, केवल यानी कि खाली एक ही अंतर। तो दोस्तों केवल एक ही अंतर नहीं है, और भी अन्य
अंतर हैं, तो इस कारण ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है और हमें सत्य कथन नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो मतलब ये तो या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब हमारे दो ऑप्शन हम एलिमिनेट करके हटा देते हैं। अब हम थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक निर्णय के ऊपर अपीलीय कार्य नहीं है। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है वो न्यायिक निर्णय के ऊपर अपीलीय कार्य नहीं है। यह त्रुटिपूर्ण या कठोर समझी गई सजा के राहत देने की एक कार्यपालिका शक्ति है। तो दोस्तों ये एकदम सही है। राष्ट्रपति जो है न्यायालय अगर किसी व्यक्ति को कठोर दंड देता है तो राष्ट्रपति को उसे क्षमादान करने की शक्ति हमारे संविधान में वर्णित की गई है। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। तो इस कारण ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब हम इसका सेकंड भी देख लेते हैं एक बार। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तब तक न्यायिक पुनरावलोकन का विषय नहीं बन सकती जब तक वह मनमाना, गलत और भेदभाव निर्णय ना हो। तो दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों के मध्य अंतर केवल मृत्युदंड को क्षमा करने के संदर्भ में नहीं है, बल्कि यह सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के संदर्भ में भी सही है। केवल वहां दिया है इसलिए वो ऑप्शन गलत है। अगर वहां केवल ना दिया होता तो वो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शासक को हूण शासक मिहिर कुल को भगाने का श्रेय प्राप्त है? बताइए। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? विक्रमादित्य तृतीय, क्या है सही है? सेकंड ऑप्शन दिया है अमोघवर्ष, चंद्रगुप्त द्वितीय या यशोधर्मन। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यशोधर्मन को हूण शासक मिहिर कुल को भगाने का श्रेय प्राप्त है। मंदसौर के यशोधर्मन ने मिहिर कुल को परास्त किया और यशोधर्मन मालवा का महत्वाकांक्षी एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण क्या था? बताइए क्या इसका सही जवाब होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा वांडीवास के युद्ध में निर्णायक पराजय। ये इसका फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं के अंत का निर्णायक कारण था। दोस्तों जो हमारा वांडीवास का युद्ध है वो भारत में फ्रांसीसियों के महत्वाकांक्षा के अंत का निर्णायक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे सामने सत्य कथन हमें बताना है। 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आपके बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा? दोस्तों पहला दिया है हमारा क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुरूप भारत ने एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाना था, जिसके सभी सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधायकों द्वारा होना था। क्या बात सत्य है? दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ये भी ऑप्शन एकदम गलत है। तो इसका ऑप्शन डी एकदम सही जवाब होगा। दोस्तों जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में भारत में आया था, इसका गठन 1942 में किया गया था। ये एक ऐसी संविधान निर्मात्री परिषद का गठन करने का वादा किया गया था जिसमें कुछ सदस्यों का जो निर्वाचन वो प्रांतीय विधायकों द्वारा किया जाना था तथा कुछ जो निर्वाचन किया जाना था वो रियासतों के प्रतिनिधि द्वारा उनका नामांकन किया जाना था। यानी कि कुछ का तो हमारा निर्वाचन होना था और कुछ को हमें रियासतें जो थी वो नामांकित करने वाली थी, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। जो गोलमेज सम्मेलन थे वो हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय हमारा 1931 और तीसरा हमारा 1932 में हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक प्रथम एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड की रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा? दोस्तों इसमें हमें गलत जवाब बताना है। आप थोड़ा ध्यान से, जब पेपर आएगा तो पेपर में ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, नहीं पूछा है, गलत क्वेश्चन पूछा है। पहला पढ़ते हैं, मताधिकार का दायरा बढ़ाया गया और केंद्र तथा राज्य विधानसभाओं के अधिकारों में वृद्धि की गई। तो ये एकदम सही है दोस्तों। द्विसदनीय केंद्रीय विधानसभा की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। केंद्र और राज्य में द्विशासन की व्यवस्था लागू की गई, ये एकदम गलत है, क्योंकि जो लागू किया जाना था ये तो प्रावधान किया गया, लेकिन केवल इसको लागू राज्यों में ही किया गया था। मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड की रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आई थी उसके संदर्भ में खाली जो द्विशासन था वो राज्यों में ही लागू किया गया था। तो इस कारण इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका कौन सा सही होगा।
मुगल कालीन इमारतें अपने संतुलन, ऊंचाई, भव्यता, संतुलन, उनकी ऊंचाई, भव्यता, चबूतरों पर निर्माण तथा सौंदर्य और व्यवहार परक गुंबदों का प्रयोग, मेहराबों, चारबाग या बगीचों तथा वर्कराकार पत्थरों के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों एकदम सही है, क्योंकि मुगल काल में बहुत सारी इमारतें बहुत अच्छी अच्छी बनाई गई हैं। मुगल कालीन चित्रकला में शाही जीवन को मुख्य विषय के रूप में चित्रित किया जाता था, ये भी सही है। अकबर ने फारसी को अपनी न्यायिक भाषा का दर्जा दिया था, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, अकबर के बाद के शासकों ने संगीत को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। तो दोस्तों ये एकदम गलत जवाब है, क्योंकि शाहजहां के काल में भी मतलब उसने गायन और वाद्य संगीत का वो बहुत शौकीन था शाहजहां। औरंगजेब को भी बोला जाता है कि वो एक वाद्य यंत्र बजाता था, लेकिन वो मतलब कहीं कहीं उसको उल्लेख मिलता है, बाकी उसने अपने आप को कट्टर दिखाने के लिए ऐसा नहीं किया था। शाहजहां गायन और वाद्य संगीत का बहुत शौकीन था। उसके समय में दो महान हिंदू संगीतज्ञ, एक जगन्नाथ और एक जनार्दन भट्ट, दोस्तों आपको याद रखना है, जनार्दन और जगन्नाथ भट्ट थे। हालांकि औरंगजेब जो कि कट्टरवादी था, ने अपने दरबार में गायन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा जवाब इसका सत्य है। अगस्त प्रस्ताव, इस समय भारत का वायसराय वेलिंगटन था, रॉन्ग, क्योंकि इस समय भारत का वायसराय जो था वो लिनलिथगो था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाता है, सही जवाब है ऑप्शन गलत है। इस प्रस्ताव के कारण भारत को डोमिनेट स्टेट का दर्जा मिला, ये एकदम सही है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होते ही एक संविधान निर्माती परिषद का गठन किया जाना था, ये भी सही है। एक युद्ध सलाहकार परिषद के निर्माण की बात की थी, ये भी एकदम सही है। दोस्तों मैं ये सही वाले ऑप्शन इसलिए पढ़ती हूँ कि आपके वो मैं पढ़ूं, आप सुने और उसको दिमाग में बिठा लें, तो अगर आगे मतलब पेपर में कोई क्वेश्चन इनके सिमिलर बनता है तो आपको वो क्लिक कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी साड़ियों की शैली है? बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा। हमारे सामने मतलब दिए गए हैं ऑप्शन, बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारी ये सारी की सारी जो है ये साड़ियों के शैलियां हैं, तो वो हम बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। जो हमारी महेश्वरी है वो मध्य प्रदेश की है साड़ी, पटोला जो है वो गुजरात में फेमस है, बंदेज जो है वो राजस्थान में फेमस है, बोई काम जो है उड़ीसा में फेमस है, वही जामदानी जो है वो यूपी में फेमस है। आपको ये जामदानी स्पेशली याद रखनी है, जामदानी उत्तर प्रदेश, आप इसको अपने माइंड में बिठा लीजिए, जामदानी उत्तर प्रदेश, जामदानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किस रोग से संबंधित है? बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैंसर, मलेरिया, एड्स या हृदय रोग। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये एड्स के लिए किया जाता है दोस्तों। और एलिसा टेस्ट भी एड्स के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है, एलिसा टेस्ट भी जो है वो एड्स से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और वो आगे वाले पेपरों में भी ये इंपोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कचरे के कम सर्जन के लिए वायरलेस चार्जिंग एक संभावित समाधान के रूप में उभरा है। वायरलेस चार्जिंग कार्य क्या करता है, आपको ये बताना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो जो वायरलेस हमारी चार्जिंग होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। दोस्तों वायरलेस चार्जिंग दो वस्तुओं के बीच जो है ऊर्जा का हस्तांतरण के लिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। इंडक्शन चार्जर विशिष्ट रूप से एक इंडक्शन कॉइल का प्रयोग चार्जिंग बेस स्टेशन के भीतर से अल्टरनेटिंग, दोस्तों ये का आएगा, क्या नहीं का, थोड़ा प्रिंट में मिस्टेक हो सकती है। तो इंडक्शन चार्जर विशिष्ट रूप से एक इंडक्स कॉइल का प्रयोग चार्जिंग बेस स्टेशन के भीतर से अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सर्जन करने के लिए करता है। दूसरा इंडक्स कॉइल जो होता है वो पोर्टेबल डिवाइस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ऊर्जा प्राप्त करता है और बैटरी चार्ज करने के लिए इसे विद्युत धारा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीत निष्क्रियता के दौरान निम्न में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? बताइए हमारे सामने सही जवाब इसका क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा
शीत निष्क्रियता क्या होता है? शीत निष्क्रियता जब जो पहाड़ जहाँ बर्फबारी होती है वहां पर जो पशु होते हैं वो वहां पर कौन सी विशेषता रखते हैं? वहां के जो पशु होते हैं वो उनका निम्न शारीरिक तापमान होता है। तो दोस्तों, और सामान्य श्वसन होता है? नहीं, उनकी जो श्वसन की गति है वो धीमे हो जाती है। सामान्य उपाचय दर होती है? नहीं, उनकी सामान्य उपाचय दर भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अतीत निष्क्रिय सॉरी अतीत नहीं दोस्तों, यहाँ अति आएगा। अति निष्क्रिय जानवरों में निष्क्रियता एवं मंद उपाचय स्थिति में है। इससे कम शारीरिक तापमान, धीमी श्वास क्रिया तथा कम उपाचय दर होती है। जाड़ों में पशुओं में शीत निष्क्रियता ऊर्जा बचाती है। जो शीत निष्क्रियता होती है वह ऊर्जा की बचत करती है क्योंकि भोजन की आपूर्ति वहां पर सीमित होती है। जब हम बर्फबारी हो जाएगी तो दोस्तों वहां पे भोजन की पूर्ति कहाँ पे हो पाएगी? और गर्मियों में जब वो बर्फ पिघलती है तो वहां के पशुओं के लिए भोजन उपलब्ध हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खारे पानी को मानक उपयोग या सिंचाई के लिए उपयुक्त ताजे जल में परिवर्तित करने हेतु विलवणीकृत किया जाता है। विलवणीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग किया जाता है? आप बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा दोस्तों? निर्वात आश्वासन किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस किया जाता है। तो दोस्तों इसके दोनों के दोनों ऑप्शन एकदम सही है। निर्वात आश्वासन भी किया जाता है पानी को, खारे पानी को विलवणीकृत करने के लिए, और रिवर्स ऑस्मोसिस भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके द्वारा सटीक निर्दिष्ट स्थल पर डीएनए भेदन को प्राप्त किया जा सकता है? बताइए कौन सा जवाब इसका सही होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस में डीएनए भेदन को प्राप्त किया जाता है। रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूल सीजन्स में भी कहते हैं। इसको हम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं, जो डीएनए सीक्वेंस को विशेष स्थान पर काटता है और निश्चित डीएनए सीक्वेंस को पहचान कर उसे चिन्हित रूप में उसका प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो। पहले तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में ही एक पता नहीं ना हमें क्या पूछ दे आगे वाले पेपरों में, तो आप देखिए मुंह का पीएच मान 5.5 से, ये आपको याद करना है। दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। ये बताता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। जब क्षारीय है तो कैसा? तो अम्लीय जरूरत है। और दोस्तों ये जो हमारा 7 होता है, 7 एक ऐसा मानक है, अगर इसके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो अम्ल होगा, मतलब वो इससे आगे बढ़ते हैं तो क्षारीय होता है, और इससे हम पीछे आते हैं उसका पीएच मान हमारा, तो फिर हमारा अम्लीय हो जाता है। और 7 नंबर पर हम उदासीन होते हैं। मुंह में मौजूद के जीवाणु भोजन करने के बाद मुंह में बचे शर्करा और भोजन के कणों को सड़ाकर अम्ल पैदा करते हैं। क्षारीय टूथपेस्ट जो होता है वो अम्ल को निष्क्रिय कर देता है और दंत क्षार को वो रोकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको अगर वीडियो में कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपकी समस्याओं को अच्छे से सुनेंगे, हम तुरंत उसको जवाब देंगे। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें बताइए, कोई गलती होती है तो उसके लिए आप हमें बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।